एक आलीशान सा मेंशन। इस वक्त एक लड़की बेड पर लेटी हुई थी, उसके ऊपर एक हैंडसम सा लड़का लेटा हुआ था जिसकी आंखें नीली थी। उसने उस लड़की के लिप्स पर अपना अंगूठा फिराते हुए कहा, तुम्हारे लिप्स कितनी खूबसूरत है स्वीट हार्ट, क्या मैंने टेस्ट कर सकता हूँ? उस लड़के की बात सुनते ही वह लड़की शर्माने लगी। उसने शर्माते हुए कहा, हम तो आपके ही हैं, आप हमारे साथ जो चाहे कर सकते हैं। कहते हुए वह बेड पर मुंह के बल पलट कर लेट गई। वही उसकी बात सुनकर उस लड़के ने उसकी ड्रेस की पीछे की जिप को खोलकर उसकी पीठ पर अपने होंठ रखते हुए कहा, यू नो वॉट स्वीट हार्ट, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ दिल करता है कि मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना बना लूं। मैंने आज तक खुद को कंट्रोल किया हुआ है पर अब और नहीं। मैं पूरी तरह से तुम्हारे अंदर खुद को समाना चाहता हूँ। उस लड़के की बात सुनकर उस लड़की के गाल गुलाबी हो गए। उसने शर्माते हुए कहा, हम भी आपके होने के लिए तैयार हैं। उस लड़की की बात सुनकर लड़के ने झटके से पलटकर उसे अपनी तरफ किया और उसके पिंक लिप्स को देखने लगा। उसने बेहद सेडक्टिव तरीके से उसके होठों पर अपने होंठ फेरते हुए कहा, तुम्हारे होंठ काफी टेस्टी है स्वीट हार्ट। कहते हुए वह उसके होठों पर टूट पड़ा। वह उसके होठों को काफी पैशनेट तरीके से किस कर रहा था। काफी देर तक उस लड़के ने लड़की को नहीं छोड़ा। जब लड़की को लगाकर अब वह सांस नहीं ले पा रही है, उसने लड़के के कंधे पर जोर जोर से मारते हुए कहा, छोड़ो छोड़ो। उसकी आवाज उस लड़के के किस करने की वजह से दबी दबी से लग रही थी। तभी अचानक से किसी ने चिल्लाते हुए कहा, इश्क पागल हो गई है तू। इस आवाज को सुनकर इश्क, जो कि इस वक्त सपने में अपने फिक्शन हीरो के साथ काफी ज्यादा रोमांटिक हो रही थी, अचानक से उठकर बैठ गई। उसने अपने पलट कर देखा तो इस वक्त वह अपने लग्जरियस रूम के बिस्तर पर सुकून से सो रही थी और उसके बगल में उसकी बेस्ट फ्रेंड इशिता उसे गुस्से से घूर रही थी। इशिता के चेहरे पर गुस्सा देखकर इश्क ने अपने नाखून चबाते हुए कहा, क्या हमने फिर से तुम्हें मारा? इशिता ने गुस्से से इश्क के बालों को खींचते हुए कहा, चुड़ैल कहीं की रोमांटिक कहानियां पढ़ पढ़ कर दिमाग खराब कर चुकी है अपना। वाइल्ड नोबेल ने तेरे दिमाग को हिला दिया है, अपने फिक्शन हीरो के प्यार में पागल हो चुकी है तू। अगर तुझे किसी के साथ रोमांस करना है तो बॉयफ्रेंड बना लेना, क्यों रात को मेरी नींद खराब करती है? आज के बाद मैं कभी तेरे साथ तेरे रूम में सोने के लिए नहीं आऊंगी। कहकर इशिता उठकर खड़ी हो गई। इश्क ने मुंह बनाते हुए कहा, मत सो, वैसे भी मैं तो अपने फिक्शन हीरो के साथ सपने में रोमांस करती हूँ। इश्क की बात सुनकर इशिता ने गुस्से से उसे देखा और वहां से चली गई। ये थी इश्क सिंघानिया। सिंघानिया परिवार की राजकुमारी, उम्र 18 साल, रंग गोरा, हाइट 5.3 इंच, दिखने में किसी आसमान से उतरी परी से कम नहीं। लड़के इसके पीछे दीवाने हैं पर इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि यह तो पागल है। फिक्शन हीरो के पीछे इश्क है। नॉवेल की दीवानी मैडम का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, पर अगर किसी भी कहानी के हीरो के बारे में पूछा जाए तो मैडम पूरा ऐसे लिख सकती है। इश्क ने अपने गालों को दोनों हाथों से पकड़कर मुंह बनाते हुए कहा, इश्क कब मिलेगा तुझे तेरा असली वाला इश्क? कहकर वह हंसने लगी। उसने खुद से कहा, कोई बात नहीं, मिल जाएगा, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, मुझे एक दिन मेरा हीरो मिलेगा मिलेगा। कहते हुए इश्क बेड से कूदकर बाथरूम में भाग गई। वह बाथरूम में शावर के नीचे खड़ी होकर गाना गुनगुनाते हुए अपने फिक्शन हीरो की याद में खोई हुई थी। तभी अचानक से उसके दिमाग में कुछ आया। उसने गुस्से से कहा, इश्क तू इतनी बड़ी इडियट कैसे हो सकती है? कहकर वो जल्दी से नहाकर बाहर आ गई। उसने जल्दी से क्लोजेट में जाकर अपने कपड़े चेंज किया और बाहर आकर खुद के बालों का संवारने लगी। उसने मिरर में खुद की तरफ देखकर खुद को फ्लाइंग किस देते हुए कहा, इश्क सिंघानिया, तुम्हें कोई हक नहीं है इतना खूबसूरत लगने का। कहकर वह हंसने लगी। तभी पीछे से उसे किसी की हंसने की आवाज सुनाई दी। इस आवाज को सुनकर इश्क ने पलट कर देखा तो इस वक्त दरवाजे पर उसकी माँ सियाजी खड़ी थी, जो कि उसे देखकर हंस रही थी। अपनी माँ को हंसते हुए देखकर इश्क मुंह बनाकर उनके पास आ गई। उसने क्यूट सा फेस बनाकर उनकी तरफ देखते हुए कहा, आप मुझ पर हंस रही हो? सिया जी ने उसे कंधों से पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, हम हमारी प्यारी सी राजकुमारी पर हंसने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? कहते हुए वह अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। इश्क ने मुंह बनाते हुए कहा, मोम आप मुझ पर ही हंस रही हो, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ दादू से आपकी शिकायत करने। कहते हुए इश्क पैर पटकते हुए वहां से बाहर चली गई। सिया जी ने पीछे से कहा, कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का। कहते हुए वह भी इश्क के पीछे आ गई।
नीचे लिविंग रूम में इस वक्त इश्क के दादाजी विशंभर सिंघानिया न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उनके बगल में ही एक 50 साल का आदमी जो कि इश्क के पिता राम सिंघानिया थे वह बैठे हुए थे। उनकी दूसरी तरफ एक और आदमी जिसकी उम्र 48 साल के आसपास थी इश्क के चाचा जी राघव सिंघानिया बैठे हुए थे। उन तीनों को देखकर इश्क ने रोने जैसी आवाज निकालते हुए कहा, दादू, डैडी, चाचू। इश्क की आवाज सुनकर तीनों ने एक साथ अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो अपनी राजकुमारी को देखकर तीनों के फेस पर स्माइल आ गई। तभी इश्क ने उनके पास आकर रोते हुए कहा, मोम मुझ पर हंस रही थी। इश्क की बात सुनकर राम जी ने सिया जी की तरफ देखते हुए कहा, सिया, आपने हमारी प्रिंसेस को डांटा। सिया जी ने अपने हाथ हवा में लहराते हुए कहा, हमने कुछ नहीं किया। आपकी प्रिंसेस हमेशा की तरह आईने में खुद को देखकर खुद की तारीफ कर रही थी और हम तभी वहां पर पहुंच गए थे। हमें बस थोड़ी सी हंसी आ गई और आपकी प्रिंसेस ये देखकर मुंह फुलाकर बैठ गई। सिया जी की बात सुनकर इश्क अपने पापा की गोद में बैठ गई। उसने उनके सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, देखो डैडी, मॉम अपनी बात से पलट रही है। वह मुझ पर ही हंसी थी। इश्क की बात सुनकर राम जी ने प्यार से उसके माथे पर किस करते हुए कहा, ठीक है, हम आपकी मोम को बाद में सबक सिखा देंगे। पहले आप हमें ये बताइए, क्या आपका ट्वेल्थ का रिजल्ट आ गया? अपने पापा की बात सुनकर इश्क अपने नाखून चबाने लगी। तभी वहां पर एक लड़के के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, पापा, बड़े पापा, इश्क का रिजल्ट आ गया। इस आवाज को सुनते ही इश्क ने खुद से कहा, भाई, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आप बहुत बुरे हो। इतना कहकर इश्क ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो सामने उसके चाचा का बेटा जो कि उसे 3 साल बड़ा था वह खड़ा था। उसकी आंखें इस वक्त शैतानी तरीके से चमक रही थी और उसके हाथ में कुछ था। विशंभर जी ने खुशी से कहा, बताए, हमारी राजकुमारी ने कितने नंबर लाए हैं? विशंभर जी की बात सुनकर सामने खड़ा लड़का जिसका नाम कार्तिक था उसने हंसते हुए कहा, आपकी राजकुमारी पूरे 36% के साथ पास हो चुकी है। कार्तिक की बात सुनते ही इश्क ने मजबूती से राम जी के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। सिया जी ने गुस्से से कहा, हम पहले ही कहते थे ये नालायक लड़की सिर्फ नॉवेल पढ़ सकती है, पढ़ाई तो इससे होती नहीं, दिन भर नॉवेल में घुसी रहती है। इसी का नतीजा है, अगर 1% भी कमा जाता तो फेल हो जाती। सिया जी की गुस्से भरी आवाज सुनकर इश्क ने अपना चेहरा ऊपर उठकर सब की तरफ देखा। इस वक्त उसका छोटा सा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। इश्क अपने परिवार की इकलौती बेटी थी, इसलिए कोई भी उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। उसकी आंखों में आंसू देखकर राम जी ने थोड़े गुस्से से कहा, तो क्या हुआ, हमारे इश्क पढ़ाई में अच्छी नहीं है पर बाकी चीजों में तो अच्छी है ना। आप इतनी छोटी सी बात पर हमारी प्रिंसेस को डांटिए मत। प्रिंसेस, रोना बंद कीजिए, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। अपने पापा की बात सुनकर इश्क करने सीखते हुए कहा, नहीं डैडी, मोम अब हमेशा हमें सुनाती रहेंगी कोई हमसे प्यार नहीं करता। कहते हुए इश्क फिर से रोने लगी। विशंभर जी ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, प्रिंसेस, रोना बंद कीजिए, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा और अगर किसी ने आपको कुछ कहने की हिम्मत की तो आप अपने दादू को बताएगा, हम उसे पनिशमेंट देंगे। अपने दादू की बात सुनकर इश्क की आंखें खुशी से चमकने लगी। उसने अपना चेहरा ऊपर उठकर उदासी भरी आवाज में कहा, हमने अच्छे परसेंट नहीं लाए इसलिए अब आप हमें घूमने नहीं जाने दोगे ना। आपने प्रॉमिस किया था। स्टडीज कंप्लीट होने के बाद आप हमें हमारे फ्रेंड्स के साथ क्रूज ट्रिप पर जाने दोगे, पर अब आप हमें नहीं जाने दोगे ना। सब घूमने के लिए जाएंगे, सिर्फ हम नहीं जाएंगे। कहते हुए इश्क फिर से रोने लगी। उसकी आंखों में आंसू देखकर राघव जी ने कहा, पापा जाने दीजिए ना, वैसे भी हमने बचपन से प्रिंसेस को बंद कर रखा है, क्या वह अपनी जिंदगी खुलकर कभी नहीं जी पाएंगी? राघव जी की बात सुनकर कार्तिक ने कहा, पर पापा। कार्तिक की आवाज सुनकर राघव जी ने गुस्से से कहा, तुम चुप रहो कार्तिक। अपने पापा की बात सुनकर कार्तिक का मुंह बन गया। तभी सीढ़ियों से नीचे उतरती एक लड़की ने इश्क की तरफ देखते हुए कहा, अंकल, दादाजी, आप लोग फिर से इसकी नौटंकी में फंस गए। इसकी आंखों में आंसू आए नहीं कि आप लोग इसकी बातों के जाल में फंस जाते हैं। इस आवाज को सुनकर सबने पलट कर देखा तो पीछे इशिता खड़ी थी। इशिता इश्क की बेस्ट फ्रेंड थी। वह भी काफी रिच फैमिली से बिलोंग करती थी और वह कल रात को इश्क के साथ मेंशन में ही रुक गई थी। इशिता की बात सुनकर इश्क उसे गुस्से से घूरने लगी। वही कार्तिक प्यार से इशिता को देखने लगा। इशिता ने जल्दी से कार्तिक पर से अपनी नजर हटाकर नीचे आकर मुस्कुराते हुए कहा, वैसे मैडम आप पास हो गई, मुझे तो लगा था कि तुम पास भी नहीं होने वाली। हरकतें ही ऐसी थी तुम्हारी। इशिता की बात सुनकर इश्क ने मुंह बनाते हुए कहा, हमें सुनाना बंद करो, तुम्हें कितने परसेंट आए हैं ये बताओ, हमें यकीन है तुम्हें भी 50 से ऊपर नहीं आए होंगे। इश्क की बात सुनकर इशिता ने सोफे पर बैठकर मुस्कुराते हुए कहा, 86। इशिता के बात सुनते ही इश्क ने हैरानी से कहा, क्या कहा तुमने?
इश्क के चेहरे पर है रानी देखकर इशिता ने हंसते हुए कहा 86% सिर्फ कहकर वो उदास सा चेहरा बनाकर सब की तरफ देखने लगी। वही अब सब इश्क को घूरने लगे। इश्क ने दोबारा रोते हुए कोई हमसे प्यार नहीं करता, कोई नहीं करता। उसके आंसू देखकर फिर से सब लोग चुप हो गए। कार्तिक ने मन ही मन कहा क्या नौटंकी करती है मेरी बहन, मुझे कुछ सीखना होगा। घर वाले मेरे साथ तो ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे मैं गोद लिया हुआ बेटा हूँ। कार्तिक ये सब कह ही रहा था कि तभी हाल में एक और लड़के की आवाज सुनाई दी। क्या हो रहा है? इस आवाज को सुनते ही सबने पलट कर देखा तो सीढ़ियों से इश्क का बड़ा भाई और घर का सबसे बड़ा बेटा अर्जुन नीचे उतर रहा था। अर्जुन 26 साल का एक हैंडसम नौजवान था जो कि सिंघानिया परिवार का बिजनेस संभालता था। अर्जुन को देखते ही इश्क अपने पापा की गोद से उतरकर अर्जुन की तरफ भागी। अर्जुन ने उसे इस तरह से भागते हुए देखकर घबराते हुए कहा प्रिंसेस आप गिर जाओगी, पर तब तक इश्क जाकर अर्जुन से लिपट चुकी थी। अर्जुन ने प्यार से उसे गले लगाते हुए कहा क्या हुआ? इश्क ने अपना चेहरा ऊपर उठकर अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा भाई हम पास हो गए। इश्क की बात सुनकर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा अच्छा ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्या चाहिए आपको? हम आपको आपकी फेवरेट चीज लेकर देंगे। अर्जुन ने इतना कहा ही था कि कार्तिक ने कहा भाई आपने तो ये पूछा ही नहीं कि आपकी प्यारी प्रिंसेस कितने परसेंट के साथ पास हुई है। कार्तिक की बात सुनकर अर्जुन कंफ्यूज होकर उसे देखने लगा। तभी इशिता ने हंसते हुए कहा अर्जुन भाई 36%। इशिता की बात सुनकर अर्जुन ने हैरानी से इश्क की तरफ देखा तो इश्क ने अपने निचले होंठ को काटते हुए कहा भाई हमारी गलती नहीं है, वह सारे टीचर हमसे जलते हैं, हम सबसे ज्यादा क्यूट है ना, इसलिए उन्होंने हमारे मार्क्स काट दिए। इश्क की बात सुनकर अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी इस शैतान बहन से क्या कहे। उसने प्यार से कहा इसमें आपकी गलती है, मैंने आपसे कहा था कम से कम एग्जाम के टाइम पर यह नॉवेल पढ़ना बंद कर दीजिए, पर आपने हमारी बात नहीं मानी, सब कुछ नॉवेल्स की वजह से हुआ है। अर्जुन की बात सुनकर इश्क ने मुंह बनाते हुए कहा भाई आपको हमें जो कुछ भी कहना है कह सकते हैं, पर हमारी नॉवेल्स के बारे में कुछ नहीं, उसके अंदर तो हमारे प्रिंस हमारे हीरो रहते हैं, हमारे सपनों के राजकुमार। इश्क की बात सुनकर अर्जुन ने उसके गाल खींचते हुए कहा शैतान लड़की तुम कभी नहीं सुधरोगी। कहकर अर्जुन मुस्कुराने लगा। तभी इश्क ने सब की तरफ देखते हुए कहा नेक्स्ट वीक हम क्रूज ट्रिप पर जा रहे हैं। इश्क की बात सुनकर सभी लोगों ने अपना सर हिला दिया क्योंकि वह जानते थे कि अगर इस बार उन्होंने मना किया तो इश्क रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लेगी। कुछ देर बाद इश्क के रूम में इश्क इस वक्त अपने दोस्तों के साथ अपने रूम में बैठी हुई थी। वहां पर टोटल 8 लोग मौजूद थे। पहली इश्क, दूसरी इशिता और बाकी फ्रेंड्स के नाम है ऋषभ, राहुल, आयुष, अथर्व, आरोही, अलीशा। यह आठों स्कूल से लेकर कॉलेज तक के बेस्ट फ्रेंड्स थे। इन सब मिलके क्रूज पर जाने का प्लान बनाया है। इश्क ने उन सब की तरफ देखते हुए कहा मैंने अपने घर वालों को रेडी कर लिया है, तुम सब ने अपने घर पर पूछ लिया है ना? इश्क की बात सुनकर आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा इश्क मेरी जान हमने तो सबसे पहले ही परमिशन ले ली थी, बस तेरी ही परमिशन का इंतजार था, वरना तो हम कब का क्रूज पर घूमने के लिए चले जाते। आयुष की बात सुनकर इश्क ने खुशी से कहा तो फिर प्लान रेडी करो, हमारे पास सिर्फ एक हफ्ते का टाइम है, एक हफ्ते में हमें जितनी शॉपिंग करनी है हम कर लेते हैं। इश्क की बात सुनकर अथर्व हंसने लगा। उसने शॉपिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, बस पैसे लेकर जाने होंगे क्योंकि क्रूज पर मॉल, रेस्टोरेंट सब कुछ होता है, सब कुछ। अथर्व की बात सुनकर इश्क के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने खुशी से कहा तो चलो आज हम सबके पास होने की खुशी में हम कहीं सेलिब्रेट करने के लिए चलते हैं। इश्क की बात सुनकर राहुल, जो कि अब तक चुपचाप बैठा हुआ था, उसने अपनी चमकती आंखों से सब की तरफ देखते हुए कहा चलो ना यार क्लब चलते हैं, अब तो हम 18 साल की भी हो चुके हैं, अब क्लब चलने में क्या बुराई है। राहुल की बात सुनते ही सबने एक साथ कहा क्या घर वाले परमिशन देंगे? उन सब की बात सुनकर इश्क ने अपने गाल पर उंगली रखते हुए बिल्कुल देंगे, क्योंकि हम घर पर किसी को ये बताएंगे ही नहीं, इसमें हमारी हेल्प कार्तिक भाई करेंगे। कहते हुए इश्क की आंखें तारों की तरह चमकने लगी। कुछ देर बाद कार्तिक उन 8 शैतानों के सामने खड़ा था। उसने कहा देखो तुम सबके दिमाग में अगर कोई खुराफात चल रही है तो मुझे उसमें शामिल करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो दादाजी इस बार मेरी टांगे तोड़ देंगे। कार्तिक की बात सुनकर इश्क ने मासूम सा चेहरा बनाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा कार्तिक भाई क्या आप अपनी बहन के लिए इतना सा भी नहीं कर सकते? मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। कहते हुए इश्क अपना चेहरा नीचे झुकाकर बैठ गई।
इश्क का उदास चेहरा देखकर कार्तिक ने इरिटेट होते हुए कहा, प्रिंसेस प्लीज तुम मुझे इस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकती। इश्क ने मासूमियत से कहा, भाई मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आई एम योर क्यूटी पाई सिस्टर, ना प्लीज 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 कुछ करो बस एक बार। आज तक मैं कभी क्लब नहीं गई, मैंने सुना है कि वहाँ पर सब लोग डांस करते हैं, मुझे भी डांस करना है, और मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पर मेरे फिक्शन हीरो की तरह हैंडसम लड़के होते हैं। इश्क के मुंह से फिक्शन हीरो सुनते ही आरोही, अलीशा और इशिता ने एक साथ कहा, शट अप। इश्क तीनों के मुंह से एक ही बात सुनकर इश्क ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम तीनों शट अप करो, मेरा फिक्शन हीरो कितने खूबसूरत होते हैं, दिल करता है कि नोवेल में घुसकर उनसे शादी करूं, पर वह तो नोवेल में किसी और से शादी कर लेते हैं। कहते हुए इश्क रोने लगी। उसका रोना देखकर सब ने अपना सर पीट लिया। कुछ देर बाद कार्तिक ने जैसे तैसे जुगाड़ कर लिया था। उसने सबको उनके घर पर ही बताने के लिए कहा था कि आज रात को वह सिंघानिया मेंशन के फार्म हाउस में पार्टी करने वाले हैं। सबके परिवार ने इजाजत दे दी थी, क्योंकि जिस तरह से वह सभी फ्रेंड्स थे, उनके परिवार वाले भी आपस में और बिजनेस में कनेक्ट थे। रात को 7 बजे इशिता और इश्क दोनों फार्म हाउस में इश्क के रूम में तैयार हो रही थी। इश्क ने इस वक्त एक ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें उसकी बॉडी के कर्व्स अच्छे से शो हो रहे थे और वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। इशिता ने भी एक खूबसूरत पर्पल कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वह कयामत लग रही थी। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ब्यूटीफुल। इश्क ने खुद को मिरर में देखते हुए कहा, मैं कितनी सुंदर हूं ना, बिल्कुल नॉवेल की हीरोइन की तरह। इश्क की बात सुनकर इशिता ने उसके गाल खींचते हुए कहा, मैं तेरी बाकी बकवास को इग्नोर कर सकती हूँ, पर ये तूने सच कहा, तू सच में आसमान से उतरी परी लगती है, परी। अपनी तारीफ सुनकर इश्क खुश हो गई। कुछ ही देर बाद इश्क, राहुल, ऋषभ, अथर्व, आयुष, अलीशा, आरोही, इशिता, कार्तिक सभी लोग क्लब पहुंच चुके। कार्तिक ने उन सब की तरफ देखते हुए कहा, कुछ भी गड़बड़ करने के बारे में सोचना मत, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रुकने दूंगा। कार्तिक की बात सुनकर सबने सिंसियर बच्चों की तरह अपना सर हिला दिया, पर कार्तिक जानता था कि इनमें से अगर इशिता, आरोही और अलीशा को छोड़ दिया जाए तो बाकी 5 लोग तूफान है। सब लोग अंदर आ चुके थे। अंदर का माहौल देखकर सभी लोग खुशी से अपनी जगह पर कूदने लगे। इश्क ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मुझे मेरा प्यार यहाँ पर मिल जाएगा? इश्क की बात सुनकर इशिता ने उसके सर पर मारते हुए कहा, बकवास बंद कर, तेरा भाई भी यहाँ पर है, थोड़ी सी तो शर्म कर ले। इशिता की बात सुनकर इश्क में मुंह बनाकर कार्तिक की तरफ देखते हुए कहा, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, और वैसे भी तुम दोनों तो हमें शर्म के बारे में बताओ ही मत, हमें पता है चोरी चोरी चुपके चुपके क्या चलता है। कहते हुए इश्क हंसने लगी। वही इश्क की बात सुनकर कार्तिक और इशिता की आंखें बड़ी हो गई। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अगले ही पल अपना चेहरा फेर कर खड़े हो गए। इश्क ने हंसते हुए कहा, चलो ना कुछ पीते हैं। इश्क ने इतना कहा ही था कि कार्तिक ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, डोंट यू डेयर। इश्क ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, भाई बस बियर हमने कभी भी नहीं पी, हमने सोचा था कि जब हम 18 साल के हो जाएंगे तब हम बियर पी कर देखेंगे। इश्क का मासूम चेहरा देखकर कार्तिक पिघल गया। कुछ देर बाद इश्क और उसके सभी दोस्तों ने बियर की कई सारी बातें खाली कर दी थी। कार्तिक अपना सर पकड़कर बैठा हुआ था, क्योंकि कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। बाकी सब ने उसे भी जबरदस्ती बियर पिला दी थी। इश्क ने स्टेज की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब इश्क दिखाएगी अपना जादू। कहते हुए वह कैटवॉक करते हुए स्टेज की तरफ अपने कदम बढ़ने लगी। इशिता ने कहा, क्या कर रही है तू? इश्क ने कहा, जस्ट वेट एंड वॉच। कहते हुए इश्क स्टेज पर जाकर खड़ी हो गई। उसने डीजे की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे। इश्क की आवाज सुनते ही और उसे देखते ही सभी लोग उसे ही देखने लगे। सभी लोगों ने उसके लिए अपने आप स्टेज पर जगह बना दी। डीजे ने म्यूजिक प्ले किया। मैं चीज बड़ी हूँ मस्त मस्त, 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 मैं चीज बड़ी हूँ मस्त मस्त। नहीं मुझको कोई होश होश, नहीं मुझको कोई होश होश, उस पर जोबन का जोश जोश, नहीं मेरा नहीं मेरा कोई दोष दोष, मदहोश है मैं हर वक्त वक्त। मैं चीज बड़ी हूँ मस्त मस्त, मैं चीज बड़ी है मस्त, मैं चीज बड़ी हूँ मस्त मस्त, मैं चीज बड़ी है मस्त मस्त। सॉन्ग के साथ इश्क काफी सेडिक्टिव तरीके से डांस कर रही थी। उसे देखकर स्टेज पर मौजूद लड़के पूरी तरह से मदहोश हो चुके थे। वह भी इश्क के साथ डांस कर रहे थे। इश्क को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस वक्त वह काफी एंजॉय कर रही थी। उसके साथ उसके बाकी फ्रेंड्स भी स्टेज पर चढ़कर डांस करने लगे।
कार्तिक भी मुस्कुराते हुए इशिता के साथ डांस कर रहा था। वहीं कॉर्नर की टेबल पर बैठा हुआ एक इंसान लगातार ड्रिंक करते हुए इश्क को देख रहा था, जो कि डांस करते हुए बहुत बेफिक्र और खुश लग रही थी। उसने अपने बगल में बैठे इंसान की तरफ देखते हुए कहा, आई वॉन्ट दैट गर्ल। अपने बॉस की बात सुनकर उसके बगल में बैठे उसके असिस्टेंट ने स्टेज पर डांस कर रही इश्क की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ओके सर, आज रात को आपके बेड पर यही होगी, आप बस अपने रूम में उसका इंतजार कीजिए। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर वह से उठकर खड़ा हो गया। वह दिखने में काफी लंबा चौड़ा और हैंडसम था। उसकी उम्र भी 28 के आसपास लग रही थी। काफी देर तक डांस करने के बाद कार्तिक ने सभी की तरफ देखते हुए कहा, अब हमें घर चलना चाहिए। कार्तिक की बात सुनकर इश्क में मुंह बनाते हुए कहा, भाई प्लीज। कार्तिक ने उसे आंख दिखाते हुए कहा, नेक्स्ट टाइम से कभी तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। कार्तिक की धमकी सुनकर सब लोग चुपचाप क्लब के बाहर आ गए। वहीं उस आदमी के असिस्टेंट ने जैसे ही इश्क को स्टेज से गायब देखा, उसने कहा कि लड़की कहाँ चली गई। अगर आज मैंने उसे बॉस के बेड पर नहीं भेजा तो वह मेरी जान ले लेंगे। सोचकर वो घबराते हुए पूरे क्लब में इश्क को ढूंढने लगा, पर इश्क तो पहले ही वहां से निकल चुकी थी। आखिर में वह आदमी घबराता हुआ ऊपर अपने बॉस के रूम में आ गया। उसने जैसे ही रूम का दरवाजा खोला, अंदर से उसके बॉस ने बेहद सेडिक्टिव आवाज में कहा, मेरी डार्लिंग आ गई। उसने इतना कहकर अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा और सामने अपने असिस्टेंट को अकेला देखकर उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और वह कहाँ पर है। कहते हुए वह आदमी अपने असिस्टेंट के पीछे इश्क को ढूंढने लगा। इश्क को वहां पर ना देखकर उसने ड्रिंक की बोतल उठाकर जमीन पर पटकते हुए कहा, वो लड़की कहाँ है, मुझे वह चाहिए, अभी चाहिए। अपने बॉस की कंडीशन देखकर वह आदमी डरने लगा। उसने घबराते हुए कहा, बॉस पता नहीं वह कहाँ चली गई, पर मैं उसकी जगह पर इन दो लड़कियों को लेकर आया हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं उसे ढूंढ कर निकलूंगा। इतना कहकर उसने दो लड़कियों को आगे कर दिया। वह दोनों भी देखने में 18 से 19 साल के आसपास के लग रही थी। उनके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में आंसू की बूंदें थी। उन्हें देखकर उस आदमी का गुस्सा थोड़ा कम हो गया। उसने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है, पर जितनी जल्दी हो सके उन दोनों लड़कियों को हाथ पकड़कर खींच लिया। कुछ ही देर में उन दोनों की बॉडी से उनके कपड़े अलग हो चुके थे और वह दोनों लड़कियां जोर जोर से चिल्ला रही थी। उनके रोने की आवाज से पूरे कमरे में गूंज रही थी। यह देखकर उस आदमी ने उन दोनों के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, शांति से जो कुछ भी कर रहा हूँ करने दो, वरना तुम दोनों यहाँ से जिंदा नहीं बच पाओगी। अभिमन्यु आहूजा की कैद से बचपना मुश्किल ही नहीं नमकीन है जान। कहते हुए वह आदमी काफी वाइल्ड तरीके से उन दोनों बच्चियों के साथ इंटीमेट होने लगा। उसे उनके चेहरे में इश्क का चेहरा नजर आ रहा था। उसने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, जब तक मैं तुम्हें हासिल नहीं कर लेता मेरी तड़प शांत नहीं होगी स्वीट हार्ट। कहते हुए वह उन दोनों पर टूट पड़ा। आधी रात को सब लोग फार्म हाउस पर पहुंच चुके। इश्क, इशिता, आरोही, अलीशा चारों एक ही रूम में जाकर सो गई। कार्तिक ने भी बाकी सबको उनके रूम में भेज दिया और वह भी अपने रूम में सोने के लिए चला गया। नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग अपने अपने घर वापस जा चुके थे। इश्क और उसके दोस्त एक हफ्ते का इंतजार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक हफ्ते के बाद वह सब लोग अपने पूरे फ्रेंड सर्कल के साथ कॉलेज के बाकी सभी स्टूडेंट के साथ क्रूज ट्रिप पर जाने वाले थे। देखते देखते एक हफ्ता भी बीत गया और आज वह दिन था जब इश्क ट्रिप पर जाने वाली थी। इस वक्त उसके पास कई सारे बैग थे और उसने इस वक्त एक ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जीन्स डाला हुआ था। लंबे खुले बाल और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट। विशंभर जी ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, अपना ध्यान रखिएगा प्रिंसेस। इश्क ने मुस्कुराते हुए कहा, जी दादू, राम जी, राघव जी, सिया जी, इश्क की चाची सुरेखा जी, अर्जुन, कार्तिक, इश्क का छोटा भाई अर्नव और कार्तिक का छोटा भाई जो कि इश्क से 1 साल बड़ा था अखिल। सबने इश्क की तरफ देखकर प्यार से कहा, अपना ध्यान रखना। इश्क ने अपने पूरे परिवार की तरफ देखकर उन्हें फ्लाइंग किस करते हुए कहा, लव यू ऑल, हम जल्दी वापस आएंगे। कहते हुए इश्क अर्जुन के साथ क्रूज जहां से निकलने वाला था वहां पर पहुंच गई। अर्जुन ने इश्क को अपने सीने से लगाया हुआ था। इश्क गाड़ी में उसकी गोद में बैठकर चॉकलेट खा रही थी। अर्जुन ने प्यार से कहा, प्रिंसेस, आपको शैतानी नहीं करनी है और अगर कोई भी आपको परेशान करने की कोशिश करे तो सीधा मुझे कॉल करना है, आपका भाई सब कुछ ठीक कर देगा। अर्जुन की बात सुनकर इश्क ने क्यूट सी शक्ल बनाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमें वहां पर हमारा हीरो मिल जाए। इश्क की बात सुनकर अर्जुन ने उसके गाल खींचते हुए कहा, शैतान लड़की, तुम्हारे दिमाग में यही सब आता रहता है। अर्जुन की बात पर इश्क ने कहा, भाई सच में ऐसा होता है, हमारे मोबाइल में हीरोइन जब भी कहीं घूमने के लिए जाती है उसे उसका हीरो मिल जाता है।
इश्क भी तो हीरोइन है ना, उसे भी उसका हीरो मिल जाएगा। इश्क की बात सुनकर अर्जुन ने बस मुस्कुराकर अपनी शैतान बहन की तरफ देखा, पर वो चुप ही रहा। वो कुछ कहकर उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। अर्जुन के लिए उसकी बहन की खुशी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। उसने खिड़की से बाहर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि आपको आपका हीरो मिलेगा या नहीं, पर आपका भाई आपकी लाइफ में किसी विलन को तो कभी नहीं आने देगा, यह आपके भाई का आपसे प्रॉमिस। कुछ देर बाद अर्जुन इश्क को उसके सभी फ्रेंड के पास छोड़कर वापस मेंशन के लिए निकल चुका था। इश्क ने अपने सभी दोस्तों की तरफ देखकर खुशी से चिल्लाते हुए कहा, फाइनली हम घूमने के लिए जा रहे हैं। इश्क की बात पर इशिता ने उसे गले से लगाते हुए कहा, और वहां पर हमें रोकने टोकने के लिए कोई नहीं होगा, हम खुलकर मस्ती करेंगे। इशिता की तरह ही अर्थवा, आयुष, राहुल, ऋषभ, अथर्व, अलीशा, आरोही सबने एक साथ चिल्लाते हुए कहा, तो चलो। सभी एक साथ दौड़ते हुए क्रूज के ऊपर चढ़ गए। ये क्रूज काफी बड़ा था। उनका क्रॉस मुंबई के बंदरगाह से निकलकर कई सारे आइलैंड्स की टूर करते हुए पूरे 1 महीने बाद न्यूजीलैंड पहुंचने वाला था। सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। क्रूज पर आलिया और उसकी गैंग के साथ उनके 12th तक के बैच के कई सारे स्टूडेंट्स मौजूद थे। सब ने एक साथ ही डिसाइड किया था कि वह लोग 12th का रिजल्ट लगने के तुरंत बाद क्रूज ट्रिप पर निकल जाएंगे। इश्क और उसके फ्रेंड्स तो काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। वह लोग अभी बात कर ही रहे थे कि तभी किसी ने बहुत प्यारी सी आवाज में कहा, इश्क। इस आवाज को सुनते ही सबने पलट कर देखा तो एक हैंडसम सा लड़का, जिसकी उम्र उनके जितने ही लग रही थी, अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डालकर उनकी तरफ ही चलता हुआ आ रहा था। उसे देखकर सबके मुंह अजीब से हो गए। इश्क ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, रोहन, कहते हुए इश्क जाकर उस लड़के के गले लग गई। ये था रोहन नंदा, इश्क का क्लासमेट और इस ट्रिप को प्लान करने वाला। ये क्रूज भी रोहन का ही था। क्रूज पर एक पूरा फ्लोर रोहन ने अपने क्लासमेट्स के लिए बुक कर दिया था। उसने इश्क और उसके सभी फ्रेंड्स की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोगों को क्रूज कैसा लगा? रोहन के सवाल पर अथर्व ने मुंह बनाते हैं कहा, ठीक ठाक ही है। यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान काफी रिच फैमिली से बिलोंग करता था, इसलिए उनके लिए इस तरह के क्रूज को देखना कोई नई बात नहीं थी। अथर्व की बात पर रोहन ने दांत पीसते हुए कहा, अच्छा तो लगेगा ही ना, आखिर फ्री में जो आने को मिला है। रोहन की बात सुनकर इश्क ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, डोंट टेल यू डेयर रोहन, मेरे फ्रेंड की इंसल्ट में बर्दाश्त नहीं करूंगी। इश्क की बात सुनकर रोहन ने कहा, सॉरी, उसने ठीक से बात नहीं की इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। प्रॉमिस, मैं अगली बार से ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। तुम सब लोगों को रूम मेरा स्टाफ दिखा देगा। कहते हुए रोहन ने वहां पर मौजूद फीमेल स्टाफ को अपनी तरफ बुलाया। कुछ देर बाद इश्क एक बड़े से रूम के बेड पर लेटी हुई थी। वह खिड़की से बाहर नीले समुद्र को देख रही थी। उसने खुशी से अपनी जगह पर कूदते हुए कहा, हमने लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन लिया है। ये क्रूज ट्रिप हमारे लिए सबसे बेस्ट साबित होगी। हो सकता है कि मेरा हीरो मुझे यहीं पर मिल जाए। इश्क, तुझे कब होगा? इश्क कहते हुए इश्क मुस्कुराने लगी। रात को सभी के रूम में एक सर्वेंट ने आकर बता दिया था कि 8 बजे यहाँ पर एक पार्टी होने वाली है। इश्क के रूम में एक स्टाफ उसके लिए बेहद खूबसूरत रेड कलर की ड्रेस लेकर आई थी। ड्रेस को देखते ही इश्क तो खुशी से झूमने लगी थी। उसने खुद से कहा, ये ड्रेस जरूर रोहन ने भेजी होगी। रोहन कितना प्यारा है। कहते हुए इश्क खुशी से रेडी होने के लिए चली गई। बाकी सब भी अपने अपने रूम में रेडी होने के लिए चले गए थे। शाम को क्रूज के क्लब में काफी चहल पहल थी। तभी इशिता, इश्क और वह सभी फ्रेंड्स क्लब में इंटर हुए। उनके इंटर होते ही अंदर का माहौल देखकर सबके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। एक हफ्ते पहले वह क्लब भले ही गए थे, पर वहां पर कार्तिक था जो कि उन्हें रोक टोक कर सकता था, पर इस वक्त यहाँ पर उन्हें कोई भी रोक टोक करने वाला नहीं था। इश्क दौड़ते हुए अंदर आ गई। उसके पीछे ही बाकी सब भी अंदर आ गए। इश्क को अंदर आते हुए देखकर रोहन भी जल्दी से उसके पास आ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इश्क डार्लिंग, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम्हें ड्रेस तो पसंद आई ना? रोहन की बात पर इश्क ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूबसूरत है, और इश्क जो कोई भी ड्रेस पहनती है वह अपने आप और खूबसूरत हो जाती है। इश्क की बात सुनकर रोहन हंसने लगा। तभी पीछे से एक लड़की ने रोहन को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, रोहन बेबी, चलो ना डांस करते हैं। रोहन ने घुरकर उसे देखा और कहा, रिया, मैं इश्क से बात कर रहा हूँ, क्या तुम्हें दिख नहीं रहे? रोहन की गुस्से भरी आवाज सुनकर रिया ने गुस्से से एक नजर इश्क की तरफ देखा और कहा, ओके, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर रिया वहां से चली गई। पीछे से इशिता ने कहा, रोहन, इस तरह से इश्क के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को नाराज करना अच्छी बात नहीं है। देखो कैसे मुंह बनाकर चली गई। उसे मनाने के लिए जाओ। इशिता की बात पर रोहन ने प्यारी से स्माइल के साथ कहा, इशिता, वह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वह मेरे लिए एक नॉर्मल फ्रेंड है। रोहन की बात सुनकर अथर्व ने कहा, बिल्कुल, तुम्हारी नॉर्मल फ्रेंड कितनी नॉर्मल है हम अच्छे से जानते हैं, और तुम्हारे बीच का रिश्ता भी कितना नॉर्मल है ये भी। अथर्व की बात सुनकर रोहन ने गुस्से से कहा, अथर्व प्लीज, पार्टी है मेरा और अपना मूड खराब मत करो।
इश्क ने अर्थव की तरफ देखकर उसे आंखों से शांत रहने के लिए कहा। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो इश्क, आज मैं तुम्हें सबसे महंगी और टेस्टी वाइन पिलाता हूँ। वाइन का नाम सुनते ही इश्क खुशी से उछलने लगी। उसने कहा, सच में? अथर्व ने उसकी खुशी देखकर मुंह बनाते हुए कहा, तुम ऐसे खुश क्यों हो रही हो जैसे वह तुम्हें कुछ अमृत पिला रहा है। अथर्व की बात को इग्नोर करके इश्क रोहन के साथ चली गई। बाकी सब ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि रोहन सबको इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि उसकी और अथर्व की बनती नहीं थी, वरना रोहन काफी अच्छा लड़का था। रोहन ने इश्क को एक ड्रिंक का गिलास देते हुए कहा, इसे ट्राई करके देखो। इतना कहकर उसने भी एक गिलास ले लिया। इश्क ने जैसे ही वहां टेस्ट किया उसे अजीब सा लगा, पर फिर उसने पूरी वाइन को पीकर खुशी से रोहन की तरफ देखते हुए कहा, ये कितनी टेस्टी है, मुझे और चाहिए, प्लीज दो ना। रोहन ने मुस्कुराकर इश्क की तरफ देखा और उसे और वाइन दे दी। इश्क खुशी खुशी वाइन पीने लगी। रोहन भी उसके साथ वाइन पी रहा था। बाकी सब भी वहां पर मौजूद स्नैक्स के साथ वाइन और ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। वहां पर किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं थी क्योंकि सब एक दूसरे के साथ फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक क्लासमेट से, इसलिए उन सबको एक दूसरे पर भरोसा था। इश्क ने रोहन की तरफ देखते हुए कहा, रोहन चलो डांस करते हैं। इश्क की बात सुनकर रोहन ने इश्क की तरफ देखा जिसे नशा चढ़ चुका था। वाइन की वजह से इश्क का चेहरा भी इस वक्त सुर्ख लाल हो चुका था और वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। रोहन ने खोए हुए अंदाज में उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, चलो डार्लिंग। कहते हुए रोहन इश्क को लेकर स्टेज पर आ गया। उनके स्टेज पर आते ही सभी लोग अपने आप साइड हट गए। इस वक्त डीजे पर एक रोमांटिक म्यूजिक बज रहा था जिसमें इश्क रोहन के साथ डांस कर रही थी। दूर से रिया गुस्से से ये सब कुछ देख रही थी। तभी रिया के बगल में खड़ी उसकी दोस्त शिप्रा ने हंसते हुए कहा, तुम उसे ऐसे क्यों देख रही हो? तुम तो जानती हो ना, रोहन के दिल में हमेशा से इश्क थी। तुम तो बस उसके लिए टाइम पास हो, उसकी रातें रंगीन करने के लिए। शिप्रा की बात सुनकर रिया ने गुस्से से कहा, अपना मुंह बंद करो वरना बोलने लायक नहीं रहोगी। कहते हुए रिया ने जाकर ड्रिंक काउंटर से एक ड्रिंक की बोतल उठाए और उसे मुंह से लगाकर पीने लगी। इश्क के दोस्त भी एक दूसरे के साथ पैर बनकर डांस कर रहे थे। इशिता ऋषभ के साथ, आरोही आयुष के साथ, राहुल अलीशा के साथ और अथर्व एक और लड़की के साथ। सभी लोग काफी एंजॉय कर रहे थे। कुछ देर बाद इश्क ने रोहन की तरफ देखते हुए कहा, रोहन मुझे बाहर जाना है, चलो ना, मुझे नीला नीला समुद्र देखना है। इश्क की बात सुनकर रोहन ने मुस्कुराते हुए इश्क की खूबसूरत चेहरे की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो। कहते हुए रोहन इश्क को लेकर क्लब से बाहर आ गया। किसी का भी ध्यान उन दोनों पर नहीं था क्योंकि सब लोग खुद में ही खोए हुए थे। वह दोनों जाकर रूफटॉप पर खड़े हो गए जहां पर उन्हें ठंडी ठंडी हवाएं खुद की बॉडी पर महसूस हो रही थी। इश्क ने खुशी से अपनी दोनों बाहें खोलते हुए कहा, मैं आजाद हो चुकी हूँ, एक आजाद पंछी जो अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकती है। इश्क की बात सुनकर रोहन मुस्कुराने लगा। उसने इश्क की तरफ देखते हुए कहा, इश्क मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। रोहन की बात सुनकर इश्क ने पलटकर मुस्कुराते हुए कहा, बोलो बोलो। कहते हुए इश्क मुस्कुराने लगी। इश्क की मुस्कुराहट देखकर रोहन ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। इश्क के दोनों हाथ रोहन के सीने पर चले गए। उसने मुंह बनाते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो रोहन? कहते हुए उसने रोहन को खुद से दूर करने की कोशिश की। रोहन ने इश्क की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, मेरी बात तो सुन लो। इश्क कहते हुए रोहन धीरे धीरे इश्क के होठों के करीब अपने होंठ ले जाने लगा। जैसे ही इश्क को इस बात का एहसास हुआ उसने अपनी हथेली अपने होठों पर रखते हुए कहा, क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो? इश्क का सवाल सुनकर रोहन ने मदहोशी भरी आवाज में कहा, हाँ, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, आज से नहीं बल्कि 9th क्लास से। तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें कितने सालों से पसंद करता हूँ पर कभी कहने की हिम्मत नहीं कर पाया, पर अब और नहीं। प्लीज इश्क, मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा, तुम्हारी लाइफ खुशियों से भर दूंगा। रोहन की बात सुनकर इश्क ने अजीब सा मुंह बनाकर उसे देखा और उसे खुद से दूर धक्का देते हुए कहा, बकवास बंद करो रोहन, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम मेरे लिए एक नॉर्मल से फ्रेंड हो। इश्क की बात सुनकर रोहन ने उसे बाजू से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, इश्क प्लीज ऐसे मत कहो। क्या तुम्हें मेरी आंखों में खुद के लिए प्यार नजर नहीं आता? क्या तुमने खुद के अलावा कभी मुझे किसी और के साथ इतने प्यार से बर्ताव करते हुए देखा है? बोलो। इश्क कहते हुए रोहन काफी ज्यादा डेस्परेट हो रहा था। दोनों ही इस वक्त नशे में थे। इश्क की ड्रेस हवा की वजह से लहरा रही थी। रोहन की शर्ट भी हवा की वजह से उसकी बॉडी से चिपक गई थी। इश्क ने कहा, मुझे इरिटेट मत करो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, बात खत्म, छोड़ो मुझे और दूर रहो मुझसे।
इश्क की बात सुनकर रोशन ने प्यार से कहा, नहीं रहूंगा तुमसे दूर, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आज तक हिम्मत नहीं कर पाया था पर अब मैं फाइनली तुम्हें प्रपोज कर दिया है, प्लीज इश्क मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो, हम शादी करेंगे, हमारी एक हैप्पी लाइफ होगी जिसमें तुम, मैं और हमारे फ्यूचर में बच्चे होंगे, प्लीज इश्क। रोहन की बातें अब इश्क को इरिटेट कर रही थी। भले ही वह नशे में थी पर उसे हल्का हल्का होश था। उसने रोहन को दूर धक्का देते हुए कहा, बकवास बंद करो, दूर रहो मुझसे इश्क। और रोहन अभी वहां पर बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर एक लड़की की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, रोहन तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। इस आवाज को सुनकर इश्क और रोहन ने पलट कर देखा तो उनके पीछे शराब की बोतल लेकर रिया खड़ी थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल नजर आ रही थी। रिया को यहाँ पर देखकर रोहन ने गुस्से से कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ से चली जाओ, मैं इश्क के साथ बात कर रहा हूँ। रोहन की बात सुनकर रिया हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, मैं यहाँ से चली जाऊँ, मैं क्यों जाऊँ, तुम सिर्फ मेरे हो। रोहन तुम इश्क के लिए मुझे कैसे छोड़ सकते हो, जब भी तुम्हें बिस्तर पर मेरी जरूरत होती है मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ, मैं तुम्हें सेटिस्फाई करती हूँ, तो तुम इश्क से प्यार कैसे कर सकते हो। तुम्हें मुझसे प्यार करना चाहिए रोहन। कहते हुए रिया लड़खड़ाते कदमों से रोहन और इश्क के पास आ गई। रोहन ने चिल्लाते हुए, बकवास बंद करो, कोई नहीं हो तुम मेरी, मैं तुम्हें दोस्त मानता हूँ, इसका तुम नाजायज फायदा उठा रही हो, चली जाओ यहाँ से, मुझे मेरी इश्क के साथ बात करनी है। रोहन की बात पर इश्क ने उसे धक्का देते हुए कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करो। कहते हुए इश्क वहां से जाने लगी। तभी रोहन ने उसे बाजू से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर लेती। इश्क प्लीज समझो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कहते हुए रोहन गिड़गिड़ा रहा था। वही रिया को ये सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से इश्क को रोहन से दूर करके उसके गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहा, तुमने काला जादू किया है मेरे रोहन पर, वह पहले ऐसा नहीं था, वह मेरे साथ बहुत प्यार से रहता था, पर जब से तुम हमारी लाइफ में आए हो सब बदल गया है। तुम क्यों मेरे रोहन के पास आती हो, दूर चली जाओ मेरे रोहन से। अचानक से रिया का थप्पड़ लगने की वजह से इश्क लड़खड़ाने लगी। एक तो उसने हील पहनी हुई थी, ऊपर से वह हल्के नशे में थी, पर अगले ही पल उसने खुद को संभाल कर रिया की तरफ देखकर गुस्से से उसके गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इश्क सिंघानिया को हाथ लगाने की। कहते हुए इश्क गुस्से से रोहन और रिया को देखने लगी। रिया ने जैसे ही देखा कि उसे इश्क ने थप्पड़ मारा है, उसने गुस्से से इश्क को रोहन से अलग करके उसे धक्का देते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रोहन के करीब आने की। रिया के धक्का देते ही इश्क की हिल टूट गई और अगले ही पल इश्क को ऐसा लगा जैसे वह अपना बैलेंस नहीं संभाल पाएगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, रोहन पर तब तक देर हो चुकी थी। इश्क रूफटॉप से गहरे समुद्र में गिर चुकी थी। इश्क के नीचे गिरते ही पानी की छप की आवाज रोहन और रिया के कानों में पड़ी। दोनों ही इस वक्त नशे में थे, पर उन्हें एहसास हो गया था कि क्या हुआ है। रोहन ने चिल्लाते हुए कहा, इश्क तुम कैसे गिर गई, मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए। कहते हुए रोहन पागलों की तरह नीचे कूदने की तैयारी करने लगा। जैसे ही रिया ने ये देखा, उसने रोहन का हाथ पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, रोहन तुम पागल हो गए हो, मर जाओगे। रोहन ने उसे गुस्से से भरी आंखों से देखा और रिया को धक्का देते हुए कहा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुमने मेरी इश्क को मार डाला, तुमने उसे नीचे धक्का दिया है। कहते हुए रोहन रिया की गर्दन दबाने लगा। रोहन की गर्दन दबाने की वजह से ही रिया के कदम लड़खड़ाने लगे। उसने रोहन को खुद से दूर करने की कोशिश की, पर रोहन जैसे पागल हो चुका था। वह एक ही बात रिपीट कर रहा था, तुमने मेरी इश्क को मुझसे दूर कर दिया, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। कुछ स्टाफ जो कि वहां से गुजर रहा था, जैसे ही उन्होंने रोहन को इस तरह से रिया की गर्दन दबाते हुए देखा, वह दौड़ते हुए उनके पास आ गया। उन्होंने रोहन को रिया से दूर करने की कोशिश की, पर रोहन रिया को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। स्टाफ सभी के पास चला गया और उसने क्लब में आकर डरते हुए कहा, प्लीज चलिए, वह उन्हें मार डालेंगे। स्टाफ की बात सुनकर क्लब में डांस कर रहे सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सभी लोग दौड़ते हुए बाहर आ गए। जैसे ही सब ने देखा कि रोहन रिया की गर्दन दबा रहा है, रोहन के कुछ फ्रेंड्स उसे पकड़ने के लिए उसके पास आ गए। उन्होंने रोहन को कंधों से पकड़कर उसे रिया से दूर करते हुए कहा, रोहन क्या हो गया है, क्या तुम पागल हो गए हो, तुम क्या कर रहे हो, वह मर जाएगी। रोहन के रिया को छोड़ते ही रिया जमीन पर गिरकर गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसका पूरा चेहरा खून की तरह लाल हो गया था।
अगर कुछ और पल की देरी हो जाती तो रिया पक्का मर जाती। रोहन ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो मुझे, मैं इसकी जान ले लूंगा। इसकी वजह से मेरी इश्क पानी में गिर गई। रोहन की बात जैसे ही वहां पर मौजूद लोगों के कानों में पड़ी, सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। अथर्व, इशिता, आयुष, ऋषभ, राहुल, अलीशा, आरोही, जो कि अभी अभी वहां पर आए थे और रोहन का तमाशा एंजॉय कर रहे थे, जैसे ही उन्होंने रोहन के मुंह से इश्क का नाम सुना, उनकी आंखें हैरानी और घबराहट से बड़ी हो गईं। अगले ही पल उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? कहते हुए वे सभी दौड़कर रोहन के पास आ गए। इशिता ने रोहन को कॉलर से पकड़कर कहा, क्या कहा तुमने? कहते हुए वह इधर उधर इश्क को ढूंढ रही थी, पर इश्क वहां पर उसे नजर नहीं आ रही थी। इशिता को अजीब सी घबराहट हो रही थी। इशिता के साथ साथ उसके बाकी सारे फ्रेंड्स भी इश्क को ढूंढ रहे थे और जोर जोर से उसका नाम चिल्ला रहे थे। रोहन ने इशिता को धक्का देते हुए कहा, छोड़ो मुझे, मैं इसकी जान ले लूंगा। इसने मेरी इश्क को पानी में धक्का दिया है। वह नीचे गिर गई है। मैं उसे बचाने के लिए जा रहा हूँ। कहते हुए रोहन फिर से पानी में कूदने की कोशिश करने लगा। उसके फ्रेंड अंशुमान ने उसे जबरदस्ती पकड़ते हुए कहा, रोहन, पागल हो गए हो तुम? मर जाओगे। रोहन ने अंशुमान को धक्का देते हुए कहा, मेरी इश्क पानी में गिर गई है। वह मर जाएगी। मुझे जाने दो, मुझे उसे बचाना है। रोहन इस वक्त पागलों की तरह हरकत कर रहा था। अंशुमान ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारते हुए कहा, शांत हो जाओ। अंशुमान के थप्पड़ मारते ही रोहन, जो काफी नशे में था, बेहोश होकर उसकी बाहों में गिर गया। वहीं इशिता और बाकी सबको तो ऐसा लग रहा था जैसे वे पागल हो जाएंगे। आज ही तो वे इतनी खुशी से क्रूज ट्रिप पर अपना वेकेशन सेलिब्रेट करने के लिए आए थे और आज ही इश्क के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था। इशिता और बाकी सबके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था। इस वक्त रात हो रही थी और गहरे समुद्र में इश्क पानी में गिर चुकी थी। इशिता घुटनों के बल वहीं पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, कोई मेरी इश्क को बचाओ, बचाओ प्लीज। इशिता की बात सुनकर इश्क के बाकी दोस्त जैसे सदमे से बाहर आए। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, इश्क। कहते हुए आयुष, अथर्व, राहुल, ऋषभ चारों पानी में कूदने की तैयारी करने वाले थे, पर वहां पर मौजूद स्टाफ ने उन्हें जबरदस्ती पकड़ते हुए कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप सब मर जाएंगे। इतनी रात को गहरे समुद्र में कूदने के बाद जिंदा बचने का कोई चांस नहीं है। स्टाफ की बात सुनकर वे चारों पागलों की तरह स्टाफ के लोगों को पीटने लगे। कुछ ही देर में वहां पर कई सारे लोग घायल पड़े हुए थे और इश्क के दोस्त पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। रिया भी रोहन के गर्दन दबाने की वजह से बेहोश हो चुकी थी। वहां का खुशी भरा माहौल कुछ ही पल में गम में बदल चुका था। इस वक्त वह लोग जहां पर मौजूद थे, वहां पर नेटवर्क भी नहीं आता था। इशिता ने रोते हुए कहा, कोई इश्क को ढूंढो, उसको कुछ हो गया तो सब कुछ खराब हो जाएगा। अर्जुन भाई ने हम पर भरोसा करके उसे हमारे साथ भेजा था। इशिता की बात सुनकर आरोही और अलीशा भी रोने लगी। वहां पर मौजूद बाकी स्टूडेंट्स को भी इश्क की चिंता हो रही थी, पर इतनी रात को कोई भी अपनी जान को जोखिम में डालकर इश्क को ढूंढने के लिए समुद्र में नहीं कूदने वाला था। अगर दिन का वक्त होता तो बात अलग थी, पर इस वक्त रात के 12 बजे बज रहे थे। आसमान में गहरा काला अंधेरा था और समुद्र का पानी भी इस वक्त गहरा काला नजर आ रहा था। दूसरी तरफ इश्क पानी में गिरते ही छटपटाने लगी। उसे तैरना आता था, पर रात का वक्त होने और नशे में होने की वजह से वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। इश्क ने पानी में हाथ मारते हुए कहा, कोई बचाओ, कोई बचाओ। कहते हुए इश्क की आंखों के सामने उसके परिवार वालों का चेहरा घूम रहा था। उसके दादाजी, उसके पापा, उसके चाचू, सबका उसके लिए प्यार, उसकी माँ का उसे डांटना, उसके भाई का उसके गाल खींचना, सब कुछ इश्क की आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह घूम रहा था। इश्क ने रोते हुए कहा, क्या हम यहीं पर मर जाएंगे? भगवान जी, हमें बचा लो प्लीज। अभी तो हमने हमारे हीरो को भी नहीं ढूंढा, आप ऐसे कैसे हमारी जान ले सकते हो? कहते हुए इश्क पानी में छटपटा रही थी। कुछ ही देर में उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए और उसने पानी में हाथ पैर मारना बंद कर दिया। उसने अपनी बंद होती आंखों से धीरे से कहा, इश्क, तुम हार नहीं मान सकती। कहते हुए इश्क की आंखें बंद हो गईं। एक मिस्टेक एरियाज आइलैंड पर
एक आदमी इस वक्त एक लैब में खड़ा होकर कुछ कर रहा था। तभी पीछे से किसी ने चिल्लाते हुए कहा, अकाया, क्या कर रहे हो तुम? इस आवाज को सुनते ही अकाया ने गुस्से से कहा, साहिल, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे पसंद नहीं कि जब मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो कोई मुझे डिस्टर्ब करे। अकाया की गुस्से भरी आवाज सुनकर साहिल ने मासूम सी आवाज में कहा, प्लीज बाहर चलो ना यार, मैं बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहा हूँ। साहिल की बात सुनकर अकाया ने गुस्से से कहा, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ? कहते हुए अकाया एक लिक्विड को दूसरी शीशी में डालने लगा। साहिल ने गुस्से से कहा, जब देखो तब यही सब करता रहता है तू। अरे, तू इंसान है भी या नहीं? चलना यार, प्लीज। इसी तरह आखिर में काफी देर तक साहिल की बातों से इरिटेट होने के बाद काया ने गुस्से से पलटकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, 5 मिनट अगर तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी निकला तो मैं तुम्हें वह लिक्विड पिला दूंगा। कहते हुए काया ने एक लिक्विड की तरफ इशारा किया। उसे देखते ही साहिल की हालत खराब हो गई क्योंकि वह लिक्विड बेहद डेंजरस था। अगर किसी भी इंसान ने उस लिक्विड की एक बूंद भी टेस्ट कर ली तो वह कुत्तों की तरह भौंकने लगता था। साहिल को शांत होते हुए देखकर अकाया के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। उसने एक लिक्विड को मिक्स किया। कुछ देर बाद उसका रंग धीरे धीरे बदलने लगा, जिसे देखते ही अकाया की मुस्कान और भी बड़ी हो गई। साहिल ने खुद से कहा, यह इंसान मुझे पागल करके छोड़ेगा। कुछ देर बाद अकाया ने लिक्विड मिक्स किया और उसे साइड में रखकर पलटकर साहिल की तरफ देखते हुए कहा, चलो। फिर साहिल और अकाया दोनों लैब से बाहर आ गए। लैब में कई तरह की बेशकीमती और रेयर दवाएं रखी गई थी, जो कि अकाया ने खुद बनाई थी। बाहर आते ही अकाया ने अपने ग्लव्स और लैब एप्रन को निकाल कर साइड में फेंकते हुए कहा, व्हाट हैपन? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो इस वक्त? इस समय अकाया ने ब्लैक शर्ट और ब्राउन ट्राउजर पहना हुआ था, जिसमें वह काफी हॉट लग रहा था। उसकी मस्कुलर बॉडी, शार्प जॉ लाइन और नीली समुद्र की तरह गहरी आंखें किसी को भी उसका दीवाना बनाने के लिए काफी थी। साहिल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं यार, नींद नहीं आ रही। चलो ना, फिशिंग करने के लिए चलते हैं। साहिल की बात सुनकर अकाया ने उसे घूरते हुए कहा, या तो तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है या फिर तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। इस वक्त आधी रात के 3 बजे बज रहे हैं और तुम्हें इस टाइम पर फिशिंग करनी है। अकाया की बात सुनकर साहिल ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, चलो ना यार, प्लीज। आखिर में साहिल के काफी देर तक मनाने के बाद अकाया उसके साथ फिशिंग करने के लिए तैयार हो गया। कुछ देर बाद दोनों समुद्र के किनारे पर खड़े होकर फिशिंग कर रहे थे। अकाया के जाल में लगातार फिश फंस रही थी, वहीं साहिल के जाल में अभी तक एक भी फिश नहीं फंसी थी। इस वक्त तक सुबह के 4 बज चुके थे। साहिल ने अकाया की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, तुम कोई काला जादू करते हो ना? मेरी फिशिंग रॉड में एक भी फिश क्यों नहीं आ रही है? सारी की सारी तुम्हारे पास क्यों आ रही हैं? कहते हुए वह बच्चों की तरह मुंह बनाकर पैर पटकने लगा। अकाया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, बिकॉज यू आर इडियट, और इडियट लोग कोई भी काम ठीक से नहीं करते। इतना कह वो फिर से फिश पकड़ने लगा। दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में इस वक्त सुबह के 6 बजे बज चुके थे। सिंघानिया परिवार लिविंग रूम में मौजूद था, पर कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। सबके चेहरे उतरे हुए थे। उन्हें उनकी राजकुमारी की याद आ रही थी। तभी लिविंग रूम में आते ही कार्तिक ने चिल्लाते हुए कहा, आप सब लोग ऐसे चेहरा बनाकर क्यों बैठे हो? हमारी प्रिंसेस घूमने के लिए गई है। अब हम जिंदगी भर उसे हमारे घर में बंद करके तो नहीं रख सकते ना। उसे भी खुलकर जीने का हक है। आप सबको तो खुश होना चाहिए। ऐसे चेहरे मत बनाओ। जब वह वापस आ जाएगी तो मैं आप सबकी शिकायत कर दूंगा। कार्तिक की बात सुनकर विशंभर जी ने उसे घूरते हुए कहा, नालायक, बकवास बंद कर। हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हमें प्रिंसेस से बात करनी है। जरा उसका नंबर डायल कर। अपने दादाजी की डांट सुनकर कार्तिक का मुंह बन गया। उसने सीढ़ियों से नीचे आ रहे अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, अर्जुन भाई, आप ही दादाजी को समझाए कि वहां पर नेटवर्क की कितनी प्रॉब्लम होती है। हो सकता है कि हम हफ्ते तक भी प्रिंसेस से बात ना कर पाएं। तो आप खुद को संभाल लीजिए, दादाजी। कार्तिक की बात सुनकर विशंभर जी ने थोड़े गुस्से से कहा, हमें प्रिंसेस को जाने ही नहीं देना चाहिए था। पता नहीं, कल रात से हमें अजीब सा लग रहा है।
दिल बेचैन हो रहा है। प्रिंसेस को देखने का दिल कर रहा है। विशंभर जी की बात सुनकर अर्जुन ने नीचे आकर उनके बगल में बैठकर मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, वह पहली बार आपसे इतनी दूर गई है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। आप खुद को शांत कीजिए। हमारी प्रिंसेस बिल्कुल ठीक होगी। उसके सारे दोस्त उसका अपने बच्चों की तरह ध्यान रखते हैं। भले ही उन सब की उम्र सेम है, पर वह हमारी प्रिंसेस को बहुत अच्छे से संभालेंगे। अर्जुन की बात सुनकर विशंभर जी थोड़े शांत तो हो गए, पर अभी भी उन्हें बेचैनी हो रही थी। कल रात उन्होंने बहुत बुरा सपना देखा था जिसमें इश्क उनसे दूर जा रही थी। पर फिर भी उन्होंने घर पर इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह जानते थे कि अगर उन्होंने इस बारे में सबको बताया तो सब लोग परेशान हो जाएंगे और वह अपने साथ बाकी सबको परेशान नहीं करना चाहते थे। दूसरी तरफ अकाया और साहिल दोनों समुद्र के किनारे अभी भी मछली पकड़ रहे थे। अब हल्का हल्का सूरज उगने लगा था। अकाया ने काफी सारी मछलियां पकड़ ली थी, वहीं साहिल ने मुश्किल से 2 या 3 मछलियां पकड़ी थी। उसने गुस्से से कहा, तुम रुको, अभी मैं बड़ी मछली पकड़ लूंगा। कहते हुए साहिल ने अपनी जाल को समुद्र में फेंका और वहीं पर बैठ गया। अकाया ने उसे घूरकर देखा और दोबारा मछली पकड़ने लगा। कुछ देर बाद साहिल अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने अपनी जाल को खींचने की कोशिश की तो जाल आगे आ ही नहीं रहा था। साहिल ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, लगता है मेरी जाल कुछ ज्यादा ही भारी हो गई है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी मछली पकड़ी है। जरा खींचने में हेल्प करना। साहिल की बात सुनकर अकाया ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, छोटी मछलियां तो मिलती नहीं हैं, तुम्हें बड़े आए बड़ी मछली पकड़ने वाले। कहते हुए उसने साहिल को इग्नोर किया। साहिल ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कहते हुए साहिल अपनी जाल खींचने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मछली काफी बड़ी है। साहिल ने एक बार फिर कहा, अकाया, प्लीज हेल्प करो। साहिल के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अकाया उसके पास आ गया। उसने साहिल के हाथ से जाल लेकर खींचने की कोशिश की तो उसे भी महसूस हुआ कि जाल काफी भारी है। अकाया ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जाल को खींच दिया। इस वक्त सुबह का समय हो रहा था। हल्का उजाला और हल्का अंधेरा एक साथ था। उन्हें जाल को खींचते हुए कुछ लाल लाल नजर आया। साहिल ने हैरानी से कहा, मछली इतनी लाल कैसे हो गई? उसने इतना कहा ही था कि अगले ही पल उसके मुंह से निकला, लड़की। साहिल के मुंह से लड़की सुनते ही अकाया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, लड़की, यह क्या होता है? अकाया का सवाल सुनकर साहिल शिकपका गया। उसने खुद से कहा, ओ गॉड, ऐसा नहीं हो सकता, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? साहिल ये सोच ही रहा था कि तब तक अकाया ने जाल को पूरी तरह से खींच लिया था। इस वक्त सुबह के 7 बजे बज रहे थे और उजाला आसमान में छा चुका था। अकाया का ध्यान जाल में फंसी हुई इश्क पर था, जिसकी रेड ड्रेस उसकी बॉडी पर बेहद अट्रैक्टिव लग रही थी। उसने इश्क की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या है? अकाया का सवाल सुनकर साहिल ने बेध्यानी में कहा, अरे लड़की है यार। साहिल के मुंह से लड़की सुनकर अकाया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, लड़की, इसका मतलब क्या होता है? साहिल को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने एक नज़र जाल में बेजान सी पड़ी हुई इश्क की तरफ देखा। उसे इश्क का चेहरा तो नजर नहीं आ रहा था, पर उसकी गोरी स्किन देखकर वो इतना तो समझ गया था कि यह लड़की जो कोई भी है बहुत खूबसूरत है। उसने खुद से कहा, किसी की जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। अकाया से झूठ बोलने के चक्कर में मैं किसी की जान नहीं जाने दे सकता, जो होगा बाद में देख लूंगा। कहते हुए साहिल दौड़ता हुआ जाल के पास आया। उसने जाल को खोलकर इश्क को झटके से अपनी गोद में उठा लिया। अब उसके सामने इश्क का खूबसूरत सा चेहरा था जो कि बेजान सा पड़ा हुआ था। इश्क को देखकर साहिल दौड़ता हुआ बाहर आया। अकाया सब कुछ ध्यान से देख रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने खुद से कहा, यह इंसान है, पर यह ऐसा अजीब क्यों दिख रहा है? अकाया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आज तक उसने कभी भी किसी लड़की को नहीं देखा था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि दुनिया में लड़कियां भी होती है। उसके लिए तो दुनिया में सिर्फ लड़के होते थे। साहिल ने इश्क को जमीन पर लिटा दिया और उसकी चेस्ट को जोर जोर से दबाने लगा। इश्क के मुंह से पानी निकल रहा था। साहिल ने चिल्लाते हुए कहा, अकाया जल्दी आओ, इसे बचाना होगा। साहिल की आवाज सुनकर अकाया भी दौड़ता हुआ साहिल के पास आ गया। उसने साहिल की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या है? मैंने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा। अकाया की बात पर साहिल ने चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊंगा, पहले इसे बचा वरना यह मर जाएगी।
साहिल के मुंह से अजीब बातें सुनकर अकाया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा और चुपचाप घुटनों के बल इश्क के सामने बैठ गया। इश्क का खूबसूरत सा चेहरा देखकर अकाया ने खुद से कहा, ये कितना खूबसूरत आदमी है। अकाया की आवाज सुनकर साहिल ने खुद से कहा, अबे वह आदमी नहीं वह औरत है। साहिल ने बात धीरे से कही थी, पर अकाया ने उसकी बात सुन ली थी। उसने पलटकर साहिल से कहा, औरत मतलब? साहिल ने चिल्लाते हुए कहा, मैं तुझे बाद में सब कुछ बताऊंगा, पहले इसे बचा देख, पता नहीं समुद्र में कब से घूम रही थी, मर जाएगी, कुछ कर मेरे यार। साहिल की बात सुनकर अकाया ने इश्क की चेस्ट को जोर जोर से दबाना शुरू कर दिया। इश्क के मुंह से पानी निकल रहा था। समुंदर के खारे पानी की वजह से इश्क की गोरी बॉडी भी काफी रफ हो चुकी थी और सफेद पड़ रही थी। अकाया ने इश्क की नाक के पास 2 उंगलियां ले जाकर देखा तो इश्क की सांसें काफी धीमी हो चुकी थी, जिसे देखकर अकाया ने उसके होठों की तरफ देखा और फिर कुछ सोचकर उसने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिया और उसे सीपीआर देने लगा। साहिल ने जैसे ही ये देखा उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने खुद से कहा, अरे यार, इस आदमी को पता भी है कि यह कर क्या रहा है, इतनी खूबसूरत लड़की भी ले गया, अब मैं क्या करूं। नहीं नहीं, ये तो सिर्फ सीपीआर दे रहा है, इसे तो पता ही नहीं है कि यह लड़की है। ये तो आदमी समझ रहा होगा, पर अजीब तरह का आदमी। अकाया ने जैसे ही इश्क के होठों को छुआ उसे अपनी बॉडी में अजीब सी सेंसेशन पैदा होती हुई महसूस हुई, जो कि उसने आज तक अपनी 25 साल की जिंदगी में कभी भी महसूस नहीं की थी। पर उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इश्क को अपनी सांस देने लगा। काफी देर तक इसको सांस देने के बाद भी इश्क की बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हुई। ये देखकर अकाया ने जल्दी से उसे अपनी गोद में उठा लिया और दौड़ता हुआ समुद्र के किनारे से हटकर अपने मेंशन की तरफ जाने लगा। साहिल भी उसके पीछे दौड़ता हुआ चला गया। अकाया एक खूबसूरत से मेंशन के सामने आकर रुका। इसके आसपास कई सारे बॉडीगार्ड थे। जैसे ही उन सभी बॉडीगार्ड्स ने अकाया की गोद में किसी लड़की को देखा, उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि आज तक इस मिस्ट्री आइलैंड पर कभी किसी लड़की ने कदम नहीं रखा था। साहिल ने उन सबके एक्सप्रेशन देखकर खुद से कहा, लगता है सालों की मेहनत अब बर्बाद हो चुकी, मुझे बिग बॉस को बताना ही होगा, पर पहले इस लड़की की जान बचाना जरूरी है। सोचते हुए साहिल भी दौड़ता हुआ अकाया के पीछे आ गया। अकाया इश्क के लेकर एक छोटी सी लैब के अंदर आ गया, जहां पर एक बेड रखा हुआ था। उसने इश्क को बेड पर लिटाया और उसकी ड्रेस को खोलने लगा। ये देखते ही साहिल ने चिल्लाते हुए कहा, अरे क्या कर रहे हो, वह लड़की है। साहिल की बात सुनकर अकाया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये लड़की क्या होती है और मुझे इस आदमी की जान बचानी है। साहिल को समझ नहीं आ रहा था कि वह अकाया को कैसे समझाए कि औरत और आदमी में क्या फर्क होता है। उसने खुद से कहा, अब जो होगा आप खुद देख लीजिएगा, भगवान जी इसकी जान बचाना जरूरी है, मैं बाद में अकाया को सब कुछ समझा दूंगा। कहते हुए साहिल खुद बाहर चला गया। उसने बाहर से दरवाजा मजबूती से बंद किया और दरवाजे से टेक लगाकर गहरी गहरी सांस लेने लगा। अकाया ने जाते हुए साहिल की तरफ देखा और बिना कुछ सोचे उसने झटके से इश्क की ड्रेस को फाड़कर उसकी बॉडी से अलग कर दिया। अकाया ने जैसे ही इश्क की रेड ड्रेस को उसकी बॉडी से फाड़कर अलग किया, इश्क की खूबसूरत बॉडी अकाया के सामने आ गई। इश्क इस वक्त सिर्फ अपने इनर कपड़ों में बेड पर लेटी हुई थी। इश्क की बॉडी की बनावट देखकर अकाया हैरान हो गया। उसने खुद से कहा, ये सब क्या है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने आज तक किसी भी आदमी को इस बॉडी स्ट्रक्चर के साथ नहीं देखा था। इश्क की बॉडी को देखकर अकाया को अजीब सा एहसास होने लगा। उसे अपनी बॉडी के अजीब सी सिहरन पैदा होती हुई महसूस हो रही थी। उसने खुद से कहा, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। नहीं है, नहीं नहीं, शायद कुछ प्रॉब्लम है, पहले मुझे इसकी जान बचाने होगी, बाद में मैं सब कुछ डिटेल में साहिल से पूछ लूंगा। कंसंट्रेट वरना यह आदमी मर जाएगा। कहते हुए अकाया ने इश्क की इनर को भी उतार दिया। अब इश्क ऊपर से आधी नेकेड हालत में अकाया के सामने थी। अकाया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है, पर वह खुद को जलता हुआ महसूस कर रहा था। ना चाहते हुए भी उसके हाथ अपने आप इश्क को कुछ छूने के लिए उसकी तरफ उठ रहे थे, पर पहली बार उसके हाथ कांप रहे थे। उसने खुद से कहा, क्या मैं पागल हो गया हूँ। अकाया खुद से ही लड़ रहा था, तभी बाहर से साहिल ने चिल्लाते हुए कहा, वह आदमी नहीं है, वह एक औरत है। औरत क्या होती है यह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पर पहले उसे ट्रीटमेंट दो वरना वह मर जाएगी। साहिल की आवाज सुनकर अकाया जैसे होश
मैं आया, उसने खुद से कहा, ये आदमी नहीं है तो फिर यह कौन है। ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसका ध्यान इश्क के नीले पड़ते चेहरे की तरफ गया, जिसे देखते ही अकाया के चेहरे के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए। वह तेज कदमों से चलता हुआ एक टेबल के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने ड्रार खोला और उसमें से कुछ इंजेक्शंस निकालकर इश्क के पास आ गया। उसने इश्क की बॉडी में वह इंजेक्शन से इंजेक्ट की और साइड में रखी हुई एक सीसी को उठाकर उसने 2 लिक्विड मिक्स करके एक लिक्विड की कुछ बंदे इश्क के मुंह में डाल दी। कुछ देर बाद अकाया गहरी गहरी सांस लेता हुआ उसे रूम से बाहर आया। अकाया का पूरा चेहरा इस वक्त खून की तरह लाल हो गया था और उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। अकाया को इस कंडीशन में देखकर साहिल समझ गया कि अंदर क्या हुआ होगा। साहिल ने अकाया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम ठीक हो ना? अकाया ने साहिल की तरफ देखकर गुस्से से कहा, वह कौन है और औरत क्या होती है? साहिल ने घबराते हुए अकाया की तरफ देखा और कुछ कहने की कोशिश की, तभी उसका मोबाइल बजने लगा। मोबाइल की आवाज सुनकर साहिल ने घबराते हुए देखा तो मोबाइल पर बिग बॉस नाम फ्लैश हो रहा था, जिसे देखते ही अकाया ने झटके से साहिल के हाथ से मोबाइल छीनकर कॉल उठा लिया और वो कुछ बोलता उससे पहले ही दूसरी तरफ से एक आदमी की गुस्से भरी आवाज उसके कानों में पड़ी, साहिल यू इडियट, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अकाया के सामने कभी भी किसी औरत का जिक्र नहीं होना चाहिए। तो फिर मिस्ट्री आइलैंड पर कोई औरत कैसे पहुंच गई, और अगर पहुंच भी गई थी तो तुम्हें उसे बचाने के लिए अकाया को कहने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी वजह से अगर मेरी सालों की मेहनत मिट्टी में मिल गई तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जिंदा जला दूंगा। सुना है तुम्हारी बहुत खूबसूरत बहन है, क्या हो अगर मैं उसके साथ कुछ कहते हुए दूसरी तरफ से उस आदमी की आवाज आना बंद हो गया। वही साहिल जो कि ये सब सुन रहा था, उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसने घबराते हुए कहा, बिग बॉस प्लीज मेरी बहन को कुछ मत कीजिए, मैं अकाया को सब कुछ समझा दूंगा, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। कहते हुए साहिल ने हाथ जोड़कर अकाया को चुप रहने का इशारा किया। साहिल की बात सुनकर दूसरी तरफ से उस आदमी ने बेहद सीरियस लहजे में कहा, जो कोई भी लड़की मिस्ट्री आइलैंड पर आए उसे जिंदा मत छोड़ना, उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। कहते हुए दूसरी तरफ से कॉल कट हो गया। वही अकाया हैरानी से साहिल की तरफ देख रहा था। उसने साहिल की तरफ देखते हुए कहा, ये सब कुछ क्या चल रहा है, और बहन लड़की औरत यह सब क्या है? कहते हुए अकाया अपने बाल खींचने लगा। साहिल के पास अब सब कुछ सच बताने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने अकाया की तरफ देखते हुए कहा, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। कुछ देर बाद एक रूम में साहिल अकाया को एक औरत के बारे में बता रहा था। आखिर में जब साहिल ने सब कुछ बता दिया तो अकाया ने चिल्लाते हुए कहा, तो फिर यहाँ पर कोई औरत क्यों नहीं है, और मुझे आज तक किसी के बारे में कुछ पता क्यों नहीं चला? अकाया को इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर साहिल घबरा गया। उसने घबराते हुए कहा, क्योंकि बिग बॉस ने तुम्हारे पैदा होने के बाद तुम्हें मिस्ट्री आइलैंड पर भेज दिया था, जहाँ पर औरतों का आना मना है। साहिल की बात सुनकर अकाया जोर जोर से चिल्लाने लगा। इस वक्त उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। औरत और आदमी के फर्क के बारे में आज उसे अपनी जिंदगी के 25 साल के बाद पता चल रहा था। वह दुनिया पर राज करता था। दुनिया उसे डॉक्टर SR के नाम से जानती थी, जो एक ऐसा डॉक्टर था जिसके पास हर एक बीमारी का इलाज था, जो मिस्ट्री आइलैंड पर रहकर हर एक बीमारी की दवाएं बनाता था, जो कि दुनिया के हर एक कोने में, और वह करोड़ों की कीमत पर बेची जाती थी। अकाया ने खुद को संभाल कर गहरी सांस लेकर साहिल की तरफ देखते हुए कहा, इसलिए मुझे उसे देखकर अजीब लग रहा था, क्योंकि वह आदमी नहीं है, वह औरत है। उसकी बॉडी अजीब क्यों होती है? अकाया की बात सुनकर साहिल को हंस के आ रही थी, पर वह जानता था कि अकाया का सवाल करना जायज है। उसने जब कभी किसी लड़की को देखा ही नहीं था, तो वह बेचारा क्या समझ पाता। साहिल ने अकाया की तरफ देखते हुए कहा, देखो तुम्हारी लाइफ में काफी कुछ ऐसा है जिसे छुपाया गया है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें दुनिया में औरत और आदमी दो तरह के लोग होते हैं, ये बात छुपाई गई है। तुमने आज तक कभी किसी औरत को नहीं देखा था, इसलिए तुम इस तरह से बर्ताव कर रहे हो। एक औरत को देखकर आदमी का आकर्षित होना बहुत सिंपल बात है। तुमने जब उसकी बॉडी को देखा होगा तो तुम्हारे अंदर की फीलिंग्स अपने आप जागने लगी होगी, क्योंकि तुम एक आदमी हो, और आदमी चाहे कैसा भी क्यों ना हो, औरत को देखकर वह आकर्षित हो ही जाता है। साहिल की बात अकाया किसी छोटे बच्चों की तरह सुन रहा था। उसने साहिल की तरफ देखते हुए कहा, औरत दुनिया में क्यों होती है और उसका क्या काम होता है? अकाया की बात सुनकर साहिल ने अपने बालों पर उंगलियां फिराते हुए कहा, अरे यार, अगर औरतें नहीं होगी तो बच्चे कैसे आएंगे? बच्चे पैदा दुनिया में औरतें करती हैं। तू भी अपनी माँ के पेट से आया है, मैं भी अपनी माँ के पेट से आया हूँ। अब समझ आया कुछ? साहिल की बात सुनकर अकाया कंफ्यूज होकर उसे देखने लगा, जैसे वह कोई छोटा सा बच्चा हो।